हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो दोस्तों, मैंने वो डेफिनेशंस कराई थी, वो इसमें आएगी एक डेफिनेशन उन दो में से। तो आपने उन डेफिनेशंस को लर्न कर लिया होगा, अगर नहीं किया लर्न तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो को देख के उनको लर्न कीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उनका यूज़ आने वाला है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेखीय आवेश घनत्व है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा और उसका यूज़ है इस डेरिवेशन में। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। बस उससे पहले वो दो बातें मैं आपसे कहूँगा जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप हमारी उस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, आज हम बिना देरी किए हमारी नई वीडियो शुरू करते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, ये मैंने बताया होगा, अनंत लंबाई यानी लंबाई का जो हमारा लिंक रहता है वो रेखीय आवेश घनत्व में होता है, और क्षेत्रफल पृष्ठ का जो होता है हमारा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व से होता है। तो लंबाई आ गई, यानी यहाँ पे हमारा रेखीय आवेश घनत्व आएगा। तो आपको वो माइंड में रखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ, जिसके बाद पूरा डेरिवेशन आपको समझ आने लगेगा प्रॉपर तरीके से। तो डायग्राम इसका मैं बनाता हूँ। दोस्तों, क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, यानी एक तार है जिसपे आवेशित का मतलब होता है आवेश वितरित है एक समान रूप से, और अनंत लंबाई का जिसकी कोई लंबाई है नहीं। तो मान लिया ये हमारा तार हो गया, एक ये अनंत लंबाई का तार हो गया जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो प्लस 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 क्यू 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 क्यू, एक समान रूप से हमारा प्लस आवेश वितरित है इस पे। ठीक है, अब हमें कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि कोई बिंदु होगा इसके आसपास और उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो भी बिंदु होगा उसकी कोई ना कोई दूरी तो होगी इससे। तो वो मान ली हमने r दूरी पर एक बिंदु है हमारा, ये हमारी r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और दोस्तों, ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको एक इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसी को आपको समझना है, गॉसियन पृष्ठ। दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ इसमें बढ़ा देंगे तो हम इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे उसकी सहायता से। और इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा वो मैं बताता हूँ। पहले हम गॉसियन पृष्ठ निकालते हैं इसका। ये रहा हमारा इसका गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अभी मैं रेखीय आवेश घनत्व बताता हूँ। ये तो हमारा गॉसियन पृष्ठ बन गया हमारा, गॉसियन पृष्ठ, और ये हमारी इसकी है एल दूरी। कैसे भी बताता हूँ, जो प्रति एकांक लंबाई है इसकी, उस पर जितना भी आवेश वितरित, आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये हमारा पूरा रेखीय आवेश घनत्व हो गया और इसकी लंबाई ये रही हमारी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारा ये बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी दिशा ये होगी, E हमारी ये हो गई। अब दोस्तों, E हमारी ये होगी तो इस पे जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा। बिंदु P हमारा यहाँ पे है और सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कई डेरिवेशन कराए हैं। जब भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उसका कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है और उस सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा इसकी यहाँ पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इस पे वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के समांतर हैं, और जब पृष्ठ के समांतर होती हैं, सॉरी लंबवत हैं, देखो पृष्ठ हमारा ये है और इसके लंबवत ही तो है वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से, तो जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उसी के समांतर होगी पृष्ठ के। तो लंबवत, मैंने बताया था आपको जब वैद्युत फ्लक्स की स्थितियां बताई थी, तो उसमें क्या था, जो वैद्युत बल रेखाएं थी वो पृष्ठ की अगर लंबवत है तो वो पृष्ठ के समांतर जाएगी उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और पृष्ठ के समांतर है तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत जाएगी। लेकिन यहाँ पे लंबवत है तो यानी कि इसकी जो दिशा जाएगी पृष्ठ की
डी ए, वो कहाँ जाएगी, इसके समांतर ही जाएगी, तो इसको हम DA1 मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी कोई क्षेत्रफल होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसकी दिशा हम बता देता हूँ मैं, वैसे इसकी दिशा 90 डिग्री पे बनेगी तो शून्य हो जाएगी। मैंने बताया था 90 डिग्री पे जब थीटा निकल के आता है तो वो शून्य होता है। 90 डिग्री पे कब आता है, जब हमारी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती हैं तो उनकी दिशा लंबवत होती है। ये पृष्ठ के समांतर है, देखो ये पृष्ठ इसका ऐसा ही है और ऐसी इसकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये पृष्ठ ऐसा है, ये लंबवत है, इसका पृष्ठ ऐसा है और ये इसके समांतर ही है, तो इसकी दिशा लंबवत जाएगी। ये तो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा है, ये DA2, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी होगा, DA3, ये हमारा E है। हमें फोकस केवल इस पे करना है, पृष्ठ हमारा ये है और इसके लंबवत है हमारी बल रेखाएं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा भी समांतर ही होगी इसके, लेकिन इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत होगी, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसकी बात हम ज़्यादा ना करके इसकी बात करेंगे। दोस्तों आपने डायग्राम समझ लिया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको रब करके एक प्रॉपर आपको डेरिवेशन कराता हूँ आगे। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब दोस्तों चलते हैं हम इसके डेरिवेशन की तरफ। किसके डेरिवेशन में क्या है, तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले हम उसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद संपूर्ण से सोई हमारा निकल के आ जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसमें देखते हैं बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, इसका होगा हमारा d फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा EDA कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल हो गया अभी बिंदु P पर। अब हम संपूर्ण पे निकालेंगे, यानी कि ये केवल DA है और संपूर्ण में क्या हमारा निकल गया DA1, DA2, DA3, वो संपूर्ण का हो जाएगा, और ये खाली बिंदु P पर है, तो d फाई इक्वल टू EDA cos थीटा हो जाएगा। अब निकालना है हमको संपूर्ण पे, तो संपूर्ण के लिए हमें क्या निकालना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें अब संपूर्ण की बात होगी, और संपूर्ण की बात आएगी तो पूरे डायग्राम की बात आएगी। तो पूरे डायग्राम में खाली EDA cos थीटा तो था नहीं, वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा हमारी क्या, वैद्युत क्षेत्र तो हमारा ये था, और सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा DA1, DA2, DA3 तीन थी ना, तो तीनों पुट होंगी यहाँ पे, और उनकी थीटा होंगे अलग अलग, तो थीटा रख के पूरी वैल्यू निकल आएगी। तो इसका क्या होगा हमारा होगा फाई इक्वल टू रेखीय समाकलन d फाई, और d फाई हमारा क्या है, फाई इक्वल टू d फाई हमारा EDA1 cos थीटा प्लस EDA2 cos थीटा प्लस EDA3 cos थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी थीटा की वैल्यू मालूम है, इसकी भी मालूम है, इसकी भी मालूम है, वैल्यू रख देंगे और हम इसको इक्वेशन को हटा देंगे। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, E हमारा निश्चित है, इसका भी, तो E हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब रेखीय समाकलन करेंगे हम DA1 का, तो DA1 का क्या है, DA1 cos 0 डिग्री, क्योंकि जो बिंदु P पर ही तो EDA1 था और उस पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी
और विद्युत सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा दोनों समांतर थी, यानी कि वहाँ पे कोण कौन सा बनेगा, 0 डिग्री, प्लस DA2 cos 90 डिग्री प्लस ई तो गया बाहर, तो DA3 cos 90 डिग्री। दोस्तों आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो बिंदु P पर हमारा था क्षेत्रफल DA1 सूक्ष्म क्षेत्रफल, उसकी जो दिशा थी वो समांतर थी विद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, ये दोनों लंबवत थी 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हो गया। अब क्या है, इनकी वैल्यू हमें मालूम है, इन दोनों की तो 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा DA1, तो फाई इजकल टू E और DA1 लिख देंगे यहाँ पे DA खाली, और DA का हमारा क्या होगा, रेखीय समाकलन, यानी कि आपने D हमारा क्या है, वो सर्कल का हमारा क्षेत्रफल ही तो है, और सर्कल का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2πRL, तो हमको यहाँ पे यही लिखना होगा, तो हमारा फाई इजकल टू क्या आ जाएगा E2πRL। दोस्तों ये हमारा इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे अब डेरिवेशन आने वाला है, तो फिर मैं इसको और कराऊंगा आगे, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। हमको क्या पहले निकालना है, बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल के का गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो d फाई इजकल टू ED cos थीटा, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू रेखीय समाकलन d फाई का। अब d फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो d फाई की वैल्यू ये तो है नहीं क्योंकि संपूर्ण पूछा, तो DA1 DA2 DA3 cos थीटा की वैल्यू रख देंगे 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इन दोनों का तो 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह DA हो जाएगा, और DA का हमारा रेखीय समाकलन होता है 2πRL। दोस्तों आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमारा आएगा इसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, रेखीय आवेश घनत्व, इसका यूज़, कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। इसका यूज़ क्या है, मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, मैं उसको ही बताऊंगा कि वो क्या है, उससे हमें ना Q की वैल्यू निकालनी है, इसलिए उसका यूज़ आएगा। तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। दोस्तों इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला हमारा था लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L, और इसकी डेफिनेशन आपको याद होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिमेन करा देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए किसी भी आवेशित चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू Q/L। और हम अब हमको इसमें ना Q की वैल्यू पुट करनी चाहिए, Q की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, Q की वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा L, जो हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। इससे पहले हम अब निकालेंगे, अब हमें क्या पता लग गया, फाई की वैल्यू पता लगी, फाई की वैल्यू थी E2πRL। अब हमको विद्युत फ्लक्स का मान तो पता लग गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमको गॉस की प्रमेय से इसको करना पड़ेगा तुलना, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या करेंगे हम इसको, फाई इक्वल टू क्या होता है Q/ε0, और यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, सेकंड दे देते हैं, जो उससे पहले थी वो फर्स्ट होगी, ठीक है। या तो इक्वेशन छोड़ो, आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मान पुट करना है। मैंने आपको फाई का मान निकाल दिया, फाई का मान क्या है 2πRLE, E2πRL, और Q का मान क्या हमारा लैम्डा L, और नीचे हमारा है ε0। अब दोस्तों क्या करना है हमको, यहाँ पे हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा L/2πRL ε0, L से L हमारा कट जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा λ/2πR ε0। अब फ्रेंड्स ये इसके वैल्यू निकल के आया, लेकिन ये वैल्यू भी हमारा सही है, मगर हमको फॉर्मूला एक बनाना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी, क्योंकि 4/4πε0 के बेस में लिखना है ना हमको, 1/4πε0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2 से गुणा करने पर और भाग भी करने पर, और भाग भी
करने पर, देखो 2 से गुणा करने पर और भाग, जो हमारा 2 है 2 से हमको गुणा भी करना है ऊपर और मल्टीप्लाई भी करना है नीचे, डिवाइड भी करना है गुणा भी करना है। तो ई इक्वल टू निकल के आएगा 1/4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 लैम्डा अपॉन आर। देखो क्या निकल गया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर गया तो 2 लैम्डा हो गया हमारा, और 2 का मल्टीप्लाई हमने नीचे किया तो 2 2 जा 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आर। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा की वे में हो गया कि उसके फॉर्मूलाज ऐसे ही होते हैं। तो इसमें लैम्डा का भी यूज आ गया, रेखीय आवेश घनत्व, और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों निकल आई है। तो आपको ये समझ आ गया होगा डेरिवेशन, इसको आप नोट कर लीजिए क्या करना है। रेखीय आवेश उतना करने के बाद जो मैंने आपको करा दिया है बैक में, फाई का मान निकालने के बाद फाई इक्वल टू E2 पाई आर निकालने के बाद रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू रखनी है और क्यू का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्यू का मान आगे गॉस की प्रमेय में उसकी वैल्यू रखने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको एल काटना है। और इधर गॉस की प्रमेय से हम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके फाई का वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों कट करके ई की वैल्यू हमें निकालनी है। ई इक्वल टू फिर लिख के 2 का गुणा भाग करके हमारा ये निकल के आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और हमें बताइए हम कैसे कैसे अपनी इस पढ़ाई से रिलेटेड में थोड़ा और भी इंक्रीज़ करें। मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा, इससे भी अच्छी, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो भेजता हूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो को देखिएगा और हमारी लास्ट वीडियो को भी देखते रहिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू।